वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आए हो आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आर यू रेडी? यस और नो? तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो इस बार आईडीटी में यस यानी टैक्सेशन में 80 पार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हमने जितना भी कंप्लीट किया उसको 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के बाद आगे के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आर यू रेडी? यस और नो? तो हमारा मास्टर चार्ट निकालो, फटाफट मास्टर चार्ट निकालो यहाँ पे। यस, मास्टर चार्ट में ओके चलो अब रिलैक्स मोड से एक एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जितना भी होगा सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेक्शन 7.1 एंड सेक्शन 7.2। व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड। 7.1 में दो पार्ट किए थे हमने, विद कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। और विद कंसिडरेशन में 7.1A और 7.1B और विदाउट कंसिडरेशन में 7.1C। 7.1A कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आई रिपीट, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेड और अग्रीड टू बी मेड में यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो गुड्स होगा तो एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा, जब उसका इनवॉइस आएगा तो फुल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। और यहाँ पे सर्विस होगी, साइलेंट प्लीज। ओके, सो सर्विस होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो एडवांस या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में मनी, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस यानी मोनेटरी वैल्यू एक्ट और फॉरबिडेंस मेड और अग्रीड टू, यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई मे बी फ्रॉम रिसिपिएंट कंसिडरेशन मिल रहा है, मे बी फ्रॉम थर्ड पार्टी कंसिडरेशन मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी हमको कंसिडरेशन मिल रहा होगा, पर इसमें सब्सिडी नहीं आएगी और सेकंड इसमें जो है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं आएगा, पर सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट होगी तो नहीं आएगा। और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की 9 एक्टिविटी है, जनरल एक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजर या सिमिलर एक्टिविटी विथ प्रॉफिट मोटिव और नॉट, एंसिलरी या कनेक्टेड एक्टिविटीज, या इन द नेचर ऑफ अबव वेदर नॉट इन वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे बिफोर कमेंसमेंट अगर आपने कोई गुड्स खरीदा या आफ्टर क्लोजर आपने गुड्स सप्लाई किया तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। और स्पेशल एक्टिविटी में क्लब, एसोसिएशन और उसके मेंबर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, एडमिशन टू एन प्रीमाइसिस। उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए क्लब, क्लब की हॉर्स रेस की सारी सर्विसेज। उसके बाद में होल्डर ऑफ एन ऑफिस और गवर्नमेंट ने अगर सप्लाई किया एज अ पब्लिक अथॉरिटी तो भी वो बिजनेस माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। पर आगे उन्होंने एग्जम्पशन दी है सेक्शन 7.2 में, आर्टिकल 243G और 243W की एक्टिविटी एक्सक्लूड की है दोस्तों। तो चलिए ये जो है हमने यहाँ पे देखा रिगार्डिंग टू इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। 7.1AA का सप्लाई, अगर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, बोलो मेरे साथ, अदर देन इंडिविजुअल, फिर वो क्लब हो, एसोसिएशन हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन, अपने ही मेंबर को सप्लाई कर रहा है फॉर कंसिडरेशन तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा और दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंट पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद में 7.1B इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हाँ, 7.1B इंपोर्ट ऑफ सर्विस को समझ लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होती है और सर्विस लेने वाला वो बिजनेस के लिए ले या ना ले, आई रिपीट, सर्विस लेने वाला बिजनेस के लिए ले या ना ले उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। नाउ एक चीज ख्याल रहे, गुड्स होगा तो ऐसे केस में गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, और एक एग्जम्पशन है अगर इंडिविजुअल ने लिया होगा और अदर देन बिजनेस के लिए लिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, कंसिडरेशन होगा तो ही इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी आएगा, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है अनलेस इट इज कवर्ड बाय पैरा 4। नाउ 7.1C पे आते हैं। 7.1C में एक चीज ध्यान में रखो, जैसे ये 4 एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री होती है तो ही जीएसटी आएगा। आई रिपीट, ये 4 एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होती है तो ही जीएसटी आएगा। इसके अलावा ओके फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आएगा।
पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अप टू 50,000 तक दिया तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, उसके बाद सप्लाई बोला जाएगा। एंड देन पैरा 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट के ट्रांजेक्शन कब जीएसटी में आएंगे? प्रिंसिपल एजेंट के ट्रांजेक्शन तभी जीएसटी में आएंगे जब आगे एजेंट ओन इनवॉइस में सप्लाई कर रहा है, या बाइंग एजेंट होगा तो बाइंग एजेंट ओन इनवॉइस में सप्लाई कर रहा है, तो ही उनके ट्रांजेक्शन सप्लाई में आएंगे। उसके बाद में वैसे तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन फ्री इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड पर्सन से होती है, ओन एस्टेब्लिशमेंट से होती है, आउटसाइड इंडिया है, ओके, तो फिर जीएसटी आएगा। तो चलिए ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि भाई इसको क्लासीफाई कैसे करना, तो पिक्चर में आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। वो कहता है कि अगर आपका सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एज अबव, तो वो गुड्स का है या सर्विस का है। इसके लिए शेड्यूल 2 में हम कुछ एक्टिविटीज आपको बता देते हैं। अब सुनना, शेड्यूल 2 में कुछ एक्टिविटीज हम आपको बता देते हैं और वो एक्टिविटी सप्लाई बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी, ओके सॉरी, वो एक्टिविटी गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई है, कब बोला जाएगा यहाँ पे बताएंगे। पैरा 1, चलो चार्ट सामने रखो। अगर टाइटल दिया गया या फ्यूचर टाइटल दिया गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट्स या अनडिवाइडेड शेयर दिए गए तो सप्लाई ऑफ सर्विस, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर लीज रेंटल लाइसेंस वगैरह होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, अगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो शेड्यूल 3 में, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो शेड्यूल 3 में ये जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर्स पर्सन गुड्स, जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्पररी अदर देन फॉर बिजनेस सर्विस। इफ ही पर्सन सजेस्ट टू बी अ टैक्सेबल पर्सन तो डीम सप्लाई। लेकिन एक्सेप्शन है अगर एज अ गोइंग कंसर्न कोई दूसरा कैरी कर रहा है, या यहाँ पे बिजनेस कैरियर बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एज अ टैक्सेबल पर्सन, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है जहाँ तक देखा जाए तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा और आपका और जीएसटी नहीं आएगा, इवन दो यू कैंसल द रजिस्ट्रेशन। पैरा 5 में आते हो तो सारी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोली जाएगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, अगर एंटायर कंसिडरेशन बाद में तो फिर सप्लाई नहीं, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अदरवाइज 1 रुपया भी पहले मिलता है तो सप्लाई बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें प्री पैक सॉफ्टवेयर तो गुड्स, डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा तो सर्विस, और लाइसेंस ऑन सॉफ्टवेयर होगा तो वो केस में सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। तो एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट एंड टू डू एन एक्ट, तो ये जो है ये सप्लाई ऑफ हाँ, टू डू एन एक्ट तो ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। और राइट टू यूज गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस। 2 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है। आई रिपीट, गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स कितना भी हो उसके अंदर, मे बी 70%, मे बी 80%, मे बी 90%, पर कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट है। एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग, जिसमें फूड दिया जा रहा है, ड्रिंक दिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस ही क्लासीफाई किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो शेड्यूल 3, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ओके, शेड्यूल 3 में अगर आते हैं तो शेड्यूल 3 में क्लॉज ए सेक्शन 7.2 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन अंडर 7.1, हमने कह दिया ना सप्लाई नहीं तो नहीं, ओके। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 क्या कहता है, ये कुछ पैरास प्रोवाइड करता है, ओके। क्या देखा था हमने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, लिख लेना है मेमोरी टेक्निक, झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपीएमएलए की सिफारिश ली, एमपीएमएलए की सिफारिश ली, ओके, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, ओके, रिजल्ट आने के पहले चल बसे, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीती गई थी। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। स्पेशल डिस्कशन परक्विजिट्स का, अगर परक्विजिट्स है, सुनिएगा स्पेशल डिस्कशन हम करेंगे परक्विजिट्स का, अगर परक्विजिट्स है तो परक्विजिट्स के केस में जहां तक देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद में कोर्ट या ट्रिब्यूनल की सारी सर्विसेज, फंक्शंस बाय एमपी एमएलए या ड्यूटी परफॉर्म बाय पर्सन एट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या गवर्नमेंट बॉडीज पे आप ड्यूटीज कर रहे हो,
funeral, burial, crematorium, mortuary, including transportation services, sale of land and building, I repeat, sale of land and building सप्लाई नहीं होगा, लेकिन intended for sale होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा एज पर 5B2। एक्शनेबल क्लेम जो है वो सप्लाई आपको नहीं बोला जाएगा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और उसमें 6 का सट्टा में हमने वो सब देखा था, बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने देखा पैरा 6, 7, 8 आपको अप्लीकेबल नहीं है और 9, 10 ओके। अब मुझे लगता है वो जनवरी 26 को अप्लीकेबल रहेगा, देखते हैं। सितंबर को रहा तो मैं सेपरेट अमेंडमेंट लेक्चर लेके आपको समझा दूंगा। तो ये था रिगार्डिंग टू जहाँ तक है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए तो नोटिफाइड एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, तो आर्टिकल 243G और 243W की एक्टिविटी होगी तो सप्लाई नहीं बोली जाएगी। और कुछ जो उन्होंने यहाँ पे लिया वो जो एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाएगी, इसमें पहले 2 ऐड कर दो आप सिर्फ, ओके। ये 2 एक इसके नीचे 7B के नीचे, चलो फटाफट लिखो 7B के नीचे, अब लिखना सर्कुलर, वहाँ जगह होगी तो उसको ही कंटिन्यू करो, सर्कुलर। 7B के नीचे, 72B के नीचे, सॉरी 72B के नीचे कुछ एक्टिविटी थ्रू सर्कुलर सप्लाई नहीं बोला जाएगा, तो लिखो ओके। तो लिखो यहाँ पे इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट, इंटरस्टेट, राइट डाउन देयर, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस को हाईलाइट करना, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस बिटवीन DDP, ऑफ कन्वेंस बिटवीन DDP, बिटवीन DDP और दूसरा सेकेंड लिखो इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, कंटिन्यू करो, ऑफ कन्वेंस, वही रिपीट करना है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस between DDP with rigs, tools, spare parts, etc. with rigs, tools, spare parts, etc. ठीक है। तो यहां हमने एक सर्कुलर देखा था, अगर कन्वेंस अपने ही DDP को जाता है, गुड्स लेके जा रहा है, पैसेंजर लेके जा रहा है, तो सप्लाई कन्वेंस का सप्लाई नहीं माना जाएगा। कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है तो उसका सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, वहां जो रिपेयर सर्विस होगी उस पर GST आएगा, पर कन्वेंस जा रहा है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तीसरा, कभी कभी कन्वेंस के साथ उसके टूल्स जाते हैं, जैसे आपने मेट्रो कंस्ट्रक्शन देखा होगा या कोई भी कंस्ट्रक्शन तो क्रेन लगी होती है, ओके, रिग्स लगे होते हैं, ओके, ये रिग्स टू स्पेयर्स लगे होते हैं, ओके, जैसे कोई ड्रिल करना है तो स्पेयर्स लगे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कन्वेंस पे भी GST नहीं जाएगा, लगेगा, और उसके अटैच जो क्रेन है, रिग्स है, टूल्स है, वो भी उसके साथ जा रहे होंगे तो उस पर भी GST नहीं आएगा, क्योंकि वो वापस आ जाएंगे, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। ये कॉस्ट पेट्रोलियम मत लिखना, आपने कॉस्ट पेट्रोलियम मत लिखना, ये थर्ड वाला लिख के रख दो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ लिख के रखो। एग्रीइंग टू एंड रिफ्रेन, एग्रीइंग टू रिफ्रेन, सिर्फ लिख के रख दो, एग्रीइंग टू रिफ्रेन, कॉमा, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट which is not an independent contract, ब्रैकेट में, it is merely an event, ब्रैकेट में, it is merely an event occurred, during the course of performance, ठीक है।
ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ये सर्कुलर जो है बाद में पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से आपका नॉन सप्लाई, पूरे जीएसटी में नॉन सप्लाई कब, शेड्यूल 3 दो नोटिफिकेशन जिसमें अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस भी आएंगे, आर्टिकल 243G 243W, ये तो सेक्शन से हुए। उसके बाद में ये नोटिफिकेशन से हुए, ये सर्कुलर से हुए, और सर्कुलर में 3 ही आएगा, कॉस्ट पेट्रोलियम मत लिखना, 3 ही आएगा। एक तो कन्वेंस का मूवमेंट, उसके साथ इक्विपमेंट्स का मूवमेंट, और ये लास्ट वाला जो मैं आपको समझाऊंगा। और इस तरह से बेटा यहां पे खत्म होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अब हम आगे थोड़ा देखेंगे सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। आई रिपीट, सेक्शन 8 को भी देखेंगे। ओके, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, यहां पे ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अब रेगुलर मैट में आ जाओ, चलो यहां पे रेगुलर मैट में आ जाओ। देखो कितना 60 पेजेस एक चार्ट में खत्म होते हैं। ओके, 60 पेजेस एक चार्ट में खत्म होते हैं। अब देखो हमारा क्या क्या पेंडिंग है। रेगुलर मैट में आ जाना, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो अब वापस फर्स्ट पेज से आ जाओ, वापस फर्स्ट पेज से आ जाओ। ये चैप्टर का फर्स्ट पेज, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, आई थिंक पेज नंबर 37 के आसपास स्टार्ट करेंगे। अब जो जो पेंडिंग है, ओके यहां पे आ जाओ फर्स्ट पेज से, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई दिखेगा, फिर ये इंडेक्स दिखेगा आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये इंडेक्स में डिस्टिंक्ट पर्सन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, डिस्टिंक्ट पर्सन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। ये डायग्राम के बाद आप थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये P1 P2 क्वेश्चंस हो गए, P1 P2 क्वेश्चंस हो गए। टैक्सेबल डेफिनेशंस वगैरह सारी लगभग जितनी अभी कवर हो सकी हमने कवर कर ली। फिर आप आ जाना, रिसिपिएंट की भी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप आओगे तो यहाँ पे मेरे इसमें ब्रेक कर करके लिया क्योंकि वो मेरे लिए इजी हो जाता है। हाँ ओके, सेक्शन 7 आई थिंक पेज नंबर 45 या उसके आसपास होगा। तो सेक्शन 7 में 71A हो गया, 71A हो गया, बी भी हो गया, 71B, सी भी हो गया, ओके 1A भी हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद में 72 में शेड्यूल 3 की एक्टिविटी भी हो गई। ओके अगर आप देखोगे तो शेड्यूल 3 की एक्टिविटी भी हो गई। उसके बाद में गवर्नमेंट की नोटिफाइड 2 एक्टिविटी होगी, अल्कोहलिक लिकर भी हो गया और आर्टिकल 243W और 243G भी हो गया। ओके अब ये सबसेक्शन 3 जो है ये काम का नहीं है, कीप इन प्रायोरिटी सी। वो जस्ट गवर्नमेंट को एक पावर है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो फ्यूचर में और क्लासिफिकेशन दे सकता है। नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लिख दो वहाँ पे, नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। ये 3 सबसेक्शन 3 की पावर अभी तक यूज़ नहीं हुई है। उसके बाद में हमारा मास्टर चार्ट आएगा। मास्टर चार्ट के बाद टैक्सेबल इवेंट, अब डिटेल डिस्क्रिप्शन है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में गुड्स की डेफिनेशन हो गई, याद आ रहा है क्या? गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हमारी हो गई। गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके एनीथिंग अदर देन गुड्स, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स। और सेकंड वाला पार्ट जो है ओके इंक्लूड सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी एंड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटी इन गुड्स, टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ इंटरेस्ट जो लोन का है उसको फिलहाल एग्जम्पशन दिया हुआ है, ये हमने देखा। ओके उसके बाद में नेक्स्ट अगर डिस्कशन देखें तो मीनिंग ऑफ मनी वगैरह देखा हमने, स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में क्या होगा वो भी देखा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में एक सर्कुलर था यहाँ पे। ओके ये सर्कुलर कीप इन प्रायोरिटी बी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ले लेता हूँ सर्कुलर। ओके वेदर द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी of subsidiary company will treated as supply of service or not, whether the same will attract GST। शेयर होल्ड की है बेटा, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड की है। तो जहाँ तक है अगर हम देखें तो शेयर जो है नाइदर क्लासिफाइज एज अ गुड्स नॉर एज अ सर्विस, और परचेस और सेल ऑफ द शेयर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि शेयर है, सिक्योरिटीज है। ओके सो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली एक्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी होल्डिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई ऑफ होल्डिंग कंपनी टू अ सब्सिडी कंपनी। जस्ट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि शेयर किस में आता है? सिक्योरिटीज में आता है, और वो गुड्स से एक्सक्लूड होता है। ओके तो ये एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन था, ये हमने अभी कवर कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप आते हो तो नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे
ये तो सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। हाँ, मेट और एग्रीड टू बी मेड पर डिस्कशन किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोटिफिकेशन 66/2017 देखा। ओके, अब मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन आई थिंक पेज नंबर 54 के आसपास होगा। तो इसका चार्ट देख लिया, मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस। चलो फटाफट देख लो, सब्सिडी बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूड होगा, डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा। उसके बाद में यहाँ पे फ्री सप्लाई, ये भी देख लिया हमने। ओके, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन में वो जो नेम प्लेट वाला कॉन्सेप्ट था वो भी देख लिया। देन आर्टिस्ट गैलरी भी, ये भी हो गया। ये भी छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस और क्वेश्चंस हमारे हो गए। ठीक है, फिर आ जाओ बिजनेस की डेफिनेशन पे। तो बिजनेस की डेफिनेशन पे अगर आप आओगे तो ये भी हमने चार्ट बना लिया था। जनरल एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी, ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद आ जाए कि भाई हाँ, ये जनरल और स्पेशल एक्टिविटी बिजनेस में कवर होगी। ऐसे टोटल 9 एक्टिविटीज़ कवर होती है, वह हमने देखा। फिर हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे, कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था। चलो यहाँ तक तो हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में 71AA ये भी देखा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ओके, और अपने मेंबर को दे रहा है। पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 61, आजू बाजू देख लेना, वहाँ भी होगा तुम्हारे नोट्स में। तो फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये भी देख लिया। फिर शेड्यूल 1 पैरा 1 इट्स डन। ओके, पैरा 1 हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में यहाँ पे पैरा 2 भी कंप्लीट कर दिया, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया था। रिलेटेड की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फैमिली की डेफिनेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ। ओके, हाईलाइट करके रखना फैमिली में क्या आता है बेटा। और ये चार्ट में भी कई स्टिकी नोट्स लगा के कवर कर लेना, चार्ट्स में भी फैमिली की डेफिनेशन स्टिकी नोट्स लगा के कवर कर लेना। और स्पाउस और चिल्ड्रन, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए और स्पाउस और चिल्ड्रन रिलेटेड ही माने जाएंगे। एंड देन हमने यहाँ पे ओके गिव बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, इस पर भी डिस्कशन किया था। और मैंने आपको कहा था कैश में दो तो बच जाओगे, ये केस स्टडी में कहा था कैश में दो तो बच जाओगे, बाकी कुछ दिया तो 50,000 के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमने देखा प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। ओके, इसके नीचे हमने सर्कुलर भी, ये वाला सर्कुलर भी कवर कर लिया था ऑन हिज ओन इनवॉइस। ठीक है, अब बेटा डेल क्रेडिटरी एजेंट वाला एक सर्कुलर था। ओके, अगर आप पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 69 पे आते हो, हाँ, डेल क्रेडिटरी एजेंट वाला। तो ये डेल क्रेडिटरी एजेंट वाला थोड़ा रुक जाना। ओके, ये मैं ओके कवर, आई विल कवर आफ्टर चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीओएस के बाद, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद मैं कवर करूँगा। ये वाले पोर्शन पे वापस आऊँगा। ओके, डेल क्रेडिट एजेंट वाले पे। और इसका जो क्वेश्चन है वो भी मत करना, डेल क्रेडिट एजेंट वाला क्वेश्चन भी मत करना। मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद ये डिस्कशन कवर करूँगा आपका। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री वगैरह। डायरेक्ट शेड्यूल 2 पे आते हैं। हाँ, डायरेक्ट शेड्यूल 2 पे आ जाओ, अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 73। ओके, शेड्यूल 2 पे अगर आप आते हैं, ओके, तो ये भी हमने लगभग सारा कवर कर लिया है। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट को होमवर्क नहीं जमा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा आपसे। ओके, ये मैं डिस्कशन ले लूँगा, अगर P37 नहीं जमा होगा तो आई विल कवर लेटर। तो यहाँ पे हाँ, ये पैरा 6 तक हो गया था। पैरा 6 के बाद यस, पैरा 6 के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन है बेटा। जैसे अगर आप देखोगे तो सिनेमा हॉल वाला है, सिनेमा हॉल वाला है। उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला एक कॉन्सेप्ट है, लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला, और टेनेंसी राइट वाला। ओके, टेनेंसी राइट वाला। तो यस, अब एक काम करते हैं, यहाँ ये जो पार्ट है, मतलब ये क्लैरिफिकेशन याद रखना, ये पेज नंबर, ये पेज नंबर याद रखना, सिनेमा हॉल वाला
और टेनेंसी राइट वाला, सॉरी लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, जो रिकॉर्डेड होगा, और क्वेश्चन या डिस्कशन आपको नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्डेड दिया जाएगा, वो आपने मेरे साथ क्वेश्चन या डिस्कशन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं 2 नेक्स्ट पार्ट में लूँगा। अभी हम ले लेते हैं टेनेंसी राइट्स वाला, अभी हम ले लेते हैं टेनेंसी राइट्स वाला, ठीक है। तो ये टेनेंसी राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, चलो देखो इंडिया में क्या होता है, जैसे नीचे थोड़ी जगह होगी तो वहाँ डायग्राम बना लेना। इंडिया में कैसे होता है, जैसे समझ लो कोई एक बिल्डिंग है, ओके, कोई एक बिल्डिंग है समझ लो, और ये बिल्डिंग ओन बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए ने ओन की। अब क्या होता है, मिस्टर ए जो है पूरी बिल्डिंग यहाँ पे मिस्टर बी को दे रहा है ऑन रेंट, और इसका रेंट है ₹5 lakhs पर मंथ, 5 lakhs पर मंथ, ठीक है, ये इसका रेंट है, ठीक है। टेनेंसी राइट्स पे आ जाओ, पेज नंबर 81, टेनेंसी राइट्स पे आ जाओ, पेज नंबर 81 या उसके आसपास देख लेना मिस्टर, और नीचे जगह होगी वहाँ डायग्राम निकालो, चलो मेरे साथ डायग्राम निकालो। मिस्टर बी को दिया, और मिस्टर बी जो है, अब क्या होता है कि इसने पूरी बिल्डिंग ले ली, पूरी बिल्डिंग में अब वो आगे लोगों को और सबलेट करना चाहता है, आगे लोगों को सबलेट करना चाहता है मिस्टर बी, ओके, डिफरेंट पर्सन्स को यहाँ पे अलग अलग ब्रांड को, ओके, सबलेट करना चाहता है। ऐसा मॉल में होता है, मॉल पूरा बिल्डिंग एक ने ले लिया, फिर अलग अलग ब्रांड्स को सबलेट हो रहे हैं, हॉस्टल बंदे ने एक ने ले लिया, फिर आगे सबलेट कर रहे हैं, तो वो सबलेट करना है। तो मिस्टर बी को राइट्स लेने पड़ते हैं ओनर से कि भाई मैं आगे सबलेट करूं, आई रिपीट, मिस्टर बी को राइट लेने पड़ते हैं ओनर से कि मैं आगे सबलेट करूं। अब ओनर कहता है अच्छा तू आगे सबलेट करके पैसा कमाएगा, तो फिर मुझे, ओके, मैं तुझे टेनेंसी राइट्स देता हूं, ओके, और ये आगे सबलेट करने के, ओके, मिस्टर ए जो है, सॉरी, मिस्टर जो ए है, फॉर फर्दर सबलेटिंग, सबलेटिंग वो टेनेंसी राइट्स देता है, टेनेंसी राइट्स देता है, उसे महाराष्ट्र में पगड़ी कहा जाता है, महाराष्ट्र में पगड़ी, समझ लो भाई, ठीक है। 5 लाख रुपए रेंट तो तू पर मंथ देगा ही, यानी ये रेंट तो तेरे को देना पड़ेगा, और तेरे को राइट्स देता हो कि तू आगे सबलेट करे, ओके। तो ये आगे जो है लोगों को सबलेट करने के टेनेंसी राइट, तो मुझे इसके, ओके, ₹20 lakhs लगेंगे, मुझे इसके आगे सबलेट करने के 20 lakhs लगेंगे। अब सवाल रेंट पे नहीं है, रेंट पे तो जीएसटी आएगा, ये आगे जो टेनेंसी राइट्स दिए गए, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? आगे जो सबलेटिंग राइट्स दिए गए, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? तो आंसर इज यस, ओके। ये सर्कुलर कहता है कि यस, ये पगड़ी, जिसको पगड़ी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी आएगा। तो देखो वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। द पगड़ी सिस्टम, अब आ जाओ, पगड़ी सिस्टम इज यूनिक प्रॉपर्टी टेनेंसी अरेंजमेंट प्रिवेलेंट इन द इंडिया इन सर्टन स्टेट, और जैसे महाराष्ट्र में ये पगड़ी सिस्टम। टेनेंट राइट्स, टेनेंट एक्वायर टेनेंसी राइट्स टू प्रॉपर्टी बाय पेइंग टेनेंसी प्रीमियम नोन एज पगड़ी। अब ये टेनेंसी राइट्स ले लिया उसने, ओके, फॉर, यहां लिख देना, फॉर फर्दर सबलेटिंग, फॉर फर्दर सबलेटिंग, फॉर फर्दर सबलेटिंग उसने टेनेंसी राइट्स ले लिया, ओके, जिसका वो क्या दे रहा है, टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है। जैसे एग्जांपल 20 lakhs, एग्जांपल नीचे हमने लिया 20 lakhs, फिर दे रहा है। लैंडलॉर्ड ओनरशिप, although landlord remains legal owner of property, the possession and occupancy rights are granted to the tenant. Periodic rent, tenant pays the periodic rent to the landlord, जैसा हमारे केस में ₹5 lakhs, 5 lakhs तो वो periodic rent दे रहा है, in addition to periodic rent tenancy rights के प्रीमियम के 20 lakhs दे रहा है, ओके। टेनेंसी ट्रांसफर, टिपिकली टेनेंट वाज ऑप्शन टू ट्रांसफर और सेल टेनेंसी राइट्स टू अनदर इंडिविजुअल, मतलब वही है कि टेनेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो जो है टेनेंसी राइट्स किसी और को सबलेटिंग कर सकता है। हाउएवर ट्रांसफर यूजुअली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोसीड्स विद प्रॉपर्टी ओनर एज एग्रीड अपॉन देयर टेनेंसी एग्रीमेंट। आइदर वो लमसम होता है या फिर तुम जितना कमाओगे उसका मेरे साथ शेयर करो। वैकेशन प्रीमियम, हाँ ये कंसेप्ट समझ लो, ये तो आपको पता है वैकेशन प्रीमियम। अब वैकेशन प्रीमियम क्या होता है, ये भी एक तरह का टेनेंसी राइट्स है।
टेनेंट आपके प्रॉपर्टी में 50 साल से है, 50 साल से है, अब भाई छोड़ ही नहीं रहा है टेनेंट, तो आप उसको कहते हो यार वैकेट कर दे, मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा, तू वैकेट कर दे 50 लाख रुपए दे दूंगा, तो उसको वैकेशन प्रीमियम कहते हैं। तो ऊपर जो हम पढ़ रहे थे सबलेट करने के राइट्स, जिसको टेनेंसी राइट, एक होता है खाली करने के राइट्स, भाई तू खाली कर दे मैं तुझे वैकेशन प्रीमियम दूंगा। इन सम केसेस लैंडलॉर्ड में पे द टेनेंट प्रिवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम, वैकेट द प्रॉपर्टी अलाउइंग देम टू रिगेन पोजीशन। हाँ, तो दोनों, एक टेनेंट आने के सबलेटिंग राइट्स या फिर वैकेटिंग के राइट्स। ऑब्जर्वेशन एंड लीगल एस्पेक्ट्स। ओके, तो लीजिंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टी, द एक्टिविटी फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में अगर आप चार्ट देखोगे तो हमने पैरा 2 में देखा लीज, रेंटल राइट्स, किसी भी टाइप के राइट्स हो तो उसके ऊपर ओके सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी आएगा। एनी लीज टेनेंसी इजमेंट लाइसेंस ऑक्यूपाइज द लैंड ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब देखो ये जो पगड़ी रहती है 20 लाख की जो पगड़ी होती है, तो ये 20 लाख के पगड़ी पर यहाँ पे महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो सवाल ये है कि मैं स्टैम्प ड्यूटी दे रहा हूं तो क्या मुझे जीएसटी भी देना पड़ेगा ऑन टेनेंसी प्रीमियम और पगड़ी? आंसर इज यस। हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा था स्टैम्प ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं, तुम स्टैम्प ड्यूटी दे रहे होगे पर इंटेंडेड फॉर सेल होगा तो जीएसटी लगेगा। वैसे ही टेनेंसी प्रीमियम पे तुम स्टैम्प ड्यूटी दे रहे होगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, टेनेंसी राइट्स इज अ सर्विस और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। Imposition of stamp duty and registration charges does not exempt the transaction from GST. GST से नहीं बच सकते आप। ओके, एंड नॉट अ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, कोई ये सेल नहीं है। हाँ, शेड्यूल 3 कहता है कि अगर सेल होता है तो फिर वो केस में जीएसटी नहीं आएगा, पर आपने सेल थोड़ी किया, ये तो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स है। ओके, आपने सेल नहीं किया तो ऐसे केस में ओके इट नॉट कंसिडर एज अ सेल ऑफ बिल्डिंग। तो हाईलाइट करो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, बस यही लाइन काम की है, ये लाइन काम की है, बाकी सब डिटेल एक्सप्लेनेशन है। टेनेंसी राइट, ओके, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज कंसिडर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, आगे एक एग्जम्पशन आएगा जो आगे पढ़ा होगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर इज एग्जाम। हाँ, इसमें अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का होगा, यह भी नहीं समझेगा, ओके, तो उसको एग्जम्पशन है, आगे देखेंगे। As well as however service provided by outgoing tenant for surrendering the tenancy rights against the proportion of tenancy premium are also taxable। यानी तुमने खाली करने का, अगर खाली करने का भी तुमने यहाँ पे ये हिंदी में लिख दो, खाली करने का पैसा दिया, खाली करने का पैसा दिया, तो खाली करने का पैसा भी दिया होगा तो उस वो 50 लाख पे भी जीएसटी आएगा। इन सिंपल वर्ड, आपने आगे सबलेटिंग का राइट्स दिया या खाली करने का राइट्स दिया तो ऐसे केस में उस पर भी जीएसटी आएगा। तो ये हमने देखा टेनेंसी प्रीमियम बेटा। ओके, बाकी वो जो 2 सर्कुलर है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जो आपको सेकेंड पार्ट जो है वो रिकॉर्डेड सेशन में आएगा, रिकॉर्डेड में आएगा विथ हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन। ठीक है, चलो, तो ये हुआ। फिर शेड्यूल 3 में आए हम। शेड्यूल 3 में हमने सारे पैरास देखे, पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और चलो शेड्यूल 3 में फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम, ये भी देखा, 6 पैरास देखे। 9 और 10 इसकी अप्लीकेबिलिटी मई और सितंबर को नहीं रहेगी, सितंबर को डिपेंड्स। फिर उसके बाद में हमने ये भी देख लिया पंचायत वाला क्लॉज, ओके, आर्टिकल 243G 243W ये भी देख लिया, अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस ये भी देख लिया, कन्वेंस में मूवमेंट होगी ये भी देख लिया। ओके, उसके बाद में ये रिग्स वाला इक्विपमेंट्स जो होते हैं, रिग्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, क्रेन होती है, ये भी देख लिया। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेज नंबर अप्रॉक्सीमेटली 89 के आसपास होगा। आ जाओ, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आई रिपीट, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो इसके आगे का सेशन रिकॉर्डेड रहेगा और इस लेक्चर का पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 भी जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको दिया जाएगा। दोनों पार्ट आपको देख लेना है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पहले, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पहले। डन 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 डन, डोंट वरी, जब भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी छुट्टी आ रही है, तो जैसे भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा। ओके, तो चलो, डन, चलिए।
एक लेते हैं कंपोजिट सप्लाई और दूसरा लेते हैं मिक्स सप्लाई। ओके, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। पहले बताओ इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या आएगा? डिक्शनरी मीनिंग बताओ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट है, मिक्स है, मतलब जब प्यार होता है, मैं हूं और वो है, मैं हूं और वो है, ये कंपोजिट है। पर कोई फ्रेंड, बस हम दोनों ही बैठे और कोई फ्रेंड आ गया, ये मिक्स हो गया। अरे समझ में आ गया? कोई तीसरा आ गया, ये मिक्स हो गया। ओके, इन सिंपल वर्ड, साइलेंट प्लीज समझ लो। कभी क्या होता है यहां पे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट क्यों पिक्चर में आया? पिक्चर में इसलिए आया है कि जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स प्लस गुड्स या गुड्स टू और मोर या सर्विस प्लस सर्विस टू और मोर या फिर सर्विस प्लस गुड्स या गुड्स प्लस सर्विस, ऐसे कंपोजिट सप्लाई करता है। अच्छा, ये सारे गुड्स की आइडेंटिटी वैसे तो अलग है, पर बंडल में दिया जा रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल भी है, कैमरा भी है और एक बंडल में दिया जा रहा है। कंप्यूटिंग मशीन भी है, ऑपरेटिंग मशीन भी है। नहीं सुनो, यहां पे एक और इसके बहुत सारे केस स्टडीज आगे आएगी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, ठीक है, धीरे धीरे आगे लोगा। देखो, एक स्कूल है और वो बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल लमसम जो है यहां पे 10 लाख रुपए ले रही है, जिसमें आपको एजुकेशन, आई रिपीट, क्या? एजुकेशन प्लस लॉजिंग, अरे है ना, प्लस कैटरिंग, तीनों चीजें एक साथ दी जाएगी। और तीनों के क्या लिए जा रहे हैं? 10 लाख। अच्छा, तीनों को बायफरगेट नहीं किया, तीनों लमसम 10 लाख। जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो उसमें 2 सर्विस का पैसा एक साथ ले लिया जाता है, एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, दूसरा इंटरनेट सर्विस। आपको टॉपअप इंटरनेट का भी मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिसमें कंबाइंड गुड्स दिया जाता है। एग्जांपल, लैपटॉप के साथ पावर केबल, मोबाइल के साथ रिमोट, टीवी सॉरी, ओके, आ जाएगा मोबाइल, रिमोट वाला आ जाएगा, हाँ ओके। तो टीवी के साथ, हाँ, मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल के साथ, अच्छा, चार्जर इंडिपेंडेंटली अलग मिलता है, मोबाइल अलग मिलता है, पर मोबाइल के साथ चार्जर कंबाइन दिया जा रहा है। प्राइस सिंगल है, टीवी के साथ रिमोट। ये समझ में आया क्या? तो जब कोई सप्लायर कंबाइन गुड्स बेचता है और वो जो कंबाइन गुड्स बेचता है, ओके, यहां पे उसको कहा जाता है क्या? कंपोजिट, मतलब गुड्स प्लस सर्विस, दोनों एक साथ, या गुड्स प्लस गुड्स या सर्विस प्लस सर्विस। अगर आप यहां पे कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और होटल में रूम बुक कर रहे हो, फैमिली नालायक, हाँ, तो यहां पे बाहर घूमने जा रहे हो और होटल में रूम बुक कर रहे हो, तो उसके साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, उसके साथ क्या? लंच भी इंक्लूडेड है। तो वहां 2 सर्विस एलिमेंट हो गया एक ही प्राइस में। कौन सा 2 सर्विस एलिमेंट हो गया एक ही प्राइस में? रेंटिंग ऑफ रूम एंड दूसरा कैटरिंग सर्विस। ब्रेकफास्ट फूड वो कैटरिंग सर्विस में आता है, आपको वो भी दिया गया। तो ऐसे केस में जब सिंगल प्राइस में 2 सर्विसेस हो, 2 गुड्स हो, या 2 से ज्यादा हो, या सर्विस प्लस गुड्स हो, और दोनों के रेट्स अलग अलग हो, जैसे मैं यहां पे एजुकेशन सर्विस एग्जम्प्ट है। सवाल क्या है? एजुकेशन सर्विस एग्जम्प्ट है, पर लॉजिंग और बोर्डिंग, कैटरिंग एग्जम्प्ट नहीं है, पर ये कंबाइन करके 10 लाख में दिया गया। अब यहां पे गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है कि जबरदस्ती अलग लिखो, भाई बिजनेस का नेचर है, कंबाइन दिया जाता है। वड़ा पाव के साथ चटनी मिर्ची, अरे है ना, वड़ा पाव के साथ चटनी मिर्ची, ये बिजनेस का नेचर है। अब आप ये कहोगे कि बिल में वड़ा पाव अलग लिखो, चटनी अलग लिखो, मिर्ची अलग लिखो, ये पॉसिबल नहीं है। ज्वेलरी में गोल्ड प्लस डायमंड, वो ज्वेलरी बनी है, अब गोल्ड का रेट अलग है,
डायमंड का रेट अलग है। अरे यस और नो, पर वो कंबाइन है, नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तो ऐसे केस में जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या दो या दो से ज्यादा क्या सर्विसेज एक बंडल में दी जा रही है और सिंगल प्राइस लगाया जा रहा है, आई रिपीट द वर्ड, क्या सिंगल प्राइस, तो वो केस में जीएसटी क्या रेट से लगाए, मेन हमारे सामने क्या है, क्या रेट से, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, पहला सवाल उसका क्या क्लासिफिकेशन कैसे करें, और दूसरा सवाल यहां पे उसका रेट क्या ले। अब समझ लो, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आपका मेरा, दूर क्यों जाते हो, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट बंडल है। कैसे बंडल है, सर्विस प्लस गुड्स। अरे समझ में आया क्या, उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, मटेरियल कॉस्ट यहां पे 2000 3000 इन्वॉल्व है, सर्विस भी है, और वो कंबाइंड प्राइस है। समझ में आया क्या, कंबाइंड प्राइस है सर्विस प्लस गुड्स की। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने सर्विस भी दिया और गुड्स भी दिया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पहले क्लासीफाई करो, आइदर ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है या गुड्स का है। गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ये डिसाइड करो कि वेदर इट इज सर्विस और गुड्स। और अगर ये जो भी हुआ सर्विस का होगा तो रेट किसका लगेगा, सर्विस का, गुड्स का हुआ तो रेट गुड्स का। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए अब थोड़ा धीरे धीरे मैं आ रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन में दो कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में क्लियर बोल दिए कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोले जाएंगे, पर सिर्फ वो दो कॉन्ट्रैक्ट ही बोले हैं। एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कुछ याद आया क्या, एक है क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है रेस्टोरेंट कैटरिंग, ईटिंग जॉइंट्स, मेस। अरे याद आया क्या, ये दो कॉन्ट्रैक्ट को ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोले जाएंगे। पर ये दो ही कॉन्ट्रैक्ट है भाई, बाकी जो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी जो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझ में आया क्या भाई, क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी, ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में आया। तो उसका क्या, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने पिक्चर में लाया कुछ प्रिंसिपल, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के सेक्शन 8, अब सेक्शन बदला, अभी तक 7 ही चालू था। अरे समझ में आया क्या, सेक्शन 8 पिक्चर में लाया, धीरे धीरे केस स्टडी से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको और क्लियर होते जाएगा। तो देखो, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और क्या सर्विसेज, जीएसटी लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ स्पेसिफाइड रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, हाईलाइट करना, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई either as a goods or service along with applicable category is crucial for determining क्या जीएसटी रेट, क्रुशियल फॉर डिटरमाइनिंग क्या जीएसटी रेट। चैलेंजेस इन सप्लाई ऑफ क्लासिफिकेशन, चैलेंज हमारे सामने क्या है, चैलेंज ये है कि सम सप्लाईज इन्वॉल्व अंडरलाइन कॉम्बिनेशन ऑफ क्या गुड्स सर्विसेज और बोथ, मेकिंग क्लासिफिकेशन एंड टैक्स डिटर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर तुम्हारा सप्लाई कंबाइन है तो उसकी टैक्स कैसा होगा, रेट क्या होगा, कौन सा रेट लगेगा, क्योंकि अलग अलग गुड्स अलग अलग रेट से है, पर आप कंबाइन बेच रहे हो, आप कंबाइन सप्लाई कर रहे हो, तो ये हमारे सामने चैलेंज आएगा। ईच कंपोनेंट वी सप्लाई में अट्रैक्ट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब देखो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, थोड़ा आप नीचे आ जाओ, लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। यहां पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, वो देखो क्या कहते हैं, द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइन इन फॉलोइंग मैनर। चलिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पहले थोड़ा उसका सेंस लेते हैं। मुझे बताओ, वड़ा पाव के साथ, ठीक है ब्रेक दूंगा बाद में, समझ, मिर्ची और क्या चटनी, मिर्ची और चटनी, तो इसमें 3 गुड्स है और एक पैक बना के आपको दिया गया है। और बहुत सी बार रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक कोई ऐसा होता है कि जिसमें इडली भी होती है और साथ साथ में नहीं 2-3 आइटम अलग अलग, इडली सांभर वड़ा, एक ब्रंच, हाँ एक ब्रंच जिसमें आई रिपीट, इडली भी है सांभर वड़ा भी है एक ही ब्रंच में, समझ में आया क्या, उसके साथ चटनी भी है मिर्ची भी है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे वड़ा पाव के साथ, सुनना, वड़ा पाव के साथ मिर्ची चटनी, ये नेचुरली बंडल्ड है। ये नेचुरली का मतलब, नेचुरली मतलब अगर किसी ने आपको वड़ा पाव दिया तो आप सीधा बोले कि भाई साहब कुछ चटनी मिर्ची तो दे, ऐसा कोई वड़ा पाव देता है क्या, अरे आया ना चटनी, तो वो नेचुरली एक्सपेक्टेशन है उसके साथ। लेकिन किसी ने ऐसा पूरा ब्रंच बना के दिया जिसमें सांभर वड़ा भी है, फ्रेंच फ्राइज भी ऐड कर देना उसके अंदर, कर दे, ये ले, ठीक है, तो आप उसमें फ्रेंच फ्राइज और पूरा बना के दिया आपको, इसमें 3-4 आइटम्स है, ये 3-4 आइटम्स है और इसका प्राइस क्या है 200 रुपए। आप कोई मल्टीप्लेक्स में गए, कोई मॉल में गए, अरे है ना, और 3-4 आइटम एक इसमें बना के दिया और प्राइस कितना रखा 200। ये बताओ ये नेचुरली बंडल्ड है या जबरदस्ती किया हुआ बंडल है, हाँ
ये कॉम्बो बंडल है, हाँ ये क्या कॉम्बो बंडल है। ओके, जबरदस्ती किया हुआ है। तो अब बस ये अगर सेंस आ गया होगा तो हो गया, सेक्शन खत्म। मुझे ये बताओ, अब अगर जो बंडल नेचुरली है, जो बंडल नेचुरली है ये वाला, इसमें अगर आपको पूछा इसमें मेन सप्लाई क्या है, तो पूरा बंडल किस में जाएगा, वड़ा पाव। समझ में आएगा? पूरा बंडल किस में क्लासीफाई होगा, वड़ा पाव में। और रेट किसका लगेगा, वड़ा पाव का। ये समझ में आया? मोबाइल विथ चार्जर, आई रिपीट द वर्ड, क्या मोबाइल विथ चार्जर, ये नेचुरली बंडल्ड है। आज तो है, जब तक सोलर के मोबाइल नहीं आते, आज तो है। अच्छा, ये नेचुरली बंडल्ड है। अरे रुक ना रहा है, और क्या है उसको जाने दे, तू ऐसा करेगा तुझे को भी जाना पड़ेगा, ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ओके, यहाँ पे साइलेंट। तो अगर हम, अरे 2 मिनट ना ले, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये नेचुरली बंडल है। मोबाइल विथ चार्जर, बताओ कंबाइन आपने खरीदा, वो पूरा किट किस में क्लासीफाई होना चाहिए, मोबाइल, मोबाइल में क्लासीफाई। टीवी विथ रिमोट, पूरा किट किस में जाना चाहिए, टीवी में। रिस्ट वॉच विथ लेदर बेल्ट, रिस्ट वॉच में जाएगा। अरे समझ में आया क्या? पेंसिल विथ इरेजर एट द एंड, पेंसिल में जाए। अरे यस और नो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा। ओके, पर सुनो, तो गवर्नमेंट ने जो ऐसा नेचुरली बंडल है, आई रिपीट द वर्ड, क्या नेचुरली बंडल है। अभी सर्विस में अगर हम देखें तो कोई भी यहां पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आई रिपीट द वर्ड, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई अगर होटल में रूम बुक करेगा तो ब्रेकफास्ट तो भी एक्सपेक्ट करेगा, वो नेचुरली बंडल्ड है। कोई मेरा क्लास लगाएगा तो बुक्स तो एक्सपेक्ट करेगा ही, ये नेचुरली बंडल्ड है। समझ में आया क्या? ओके, नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तो यहां ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो यहां पे एक्टिविटी नेचुरली बंडल्ड है, गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया क्या, कंपोजिट सप्लाई। आई रिपीट, नेचुरली बंडल वाले को क्या नाम दिया, कंपोजिट सप्लाई। वैसे डिक्शनरी मीनिंग दोनों का एक ही है, पर गवर्नमेंट ने दोनों वर्ड्स को अलग किया है। ओके, डिक्शनरी मीनिंग एक ही है, पर गवर्नमेंट ने दोनों वर्ड्स को अलग किया है। जो नेचुरली बंडल्ड है, आई रिपीट, जो नेचुरली बंडल सप्लाई रहेगा वो सप्लाई जहां तक है कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और ये जो जबरदस्ती बंडल रहेगा, जो नेचुरली नहीं है पर आपने बंडल बनाया हुआ है, तो वो उसको नाम दिया क्या, मिक्स सप्लाई। उसको नाम दिया गया मिक्स सप्लाई, जो जबरदस्ती बनाया गया। अब देखो गवर्नमेंट कितनी चालाक है। जो नेचुरली बंडल है, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टॉक इन बिटवीन। ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स कहीं भटक गए होगे तो वापस आओ वहीं से, ठीक है, वापस आओ। तो अब यहां पे जो नेचुरली बंडल्ड है उसमें गवर्नमेंट कहती है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई का नेचर होगा, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स होगा तो गुड्स, तुम्हारा प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस होगा तो सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जब सप्लाई कर रहा हूं तो मेरी सर्विस और ये गुड्स, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? अरे यस और नो? इसमें प्रिंसिपल क्या है, सर्विस, तो ये पूरा सप्लाई है सर्विस का माना है, ये पूरा सप्लाई सर्विस, यानी उसमें बुक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। आई होप यू अंडरस्टूड। पर पूरा, मैं पूरे सप्लाई पे जीएसटी देता हूँ। ओके, यानी अगर मेरी फीस समझ लो 10,000 है तो 10,000 टोटल एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। और ट्रेनिंग कोचिंग का जो HSN कोड है, HSN कभी पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया नहीं, वो बात अलग है, ठीक है, पर HSN वर्ड तो कहीं तो भी पढ़ा है। तो उसका HSN कोड गुड्स का नहीं होगा, उसका HSN कोड सर्विस का। समझ में आया? और रेट किसके लिए जाएंगे, सर्विस के, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दूसरा, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर तुम्हारे पास ऐसा क्लाइंट आया जो परेशान है कि मैं क्लासिफाई कैसे करूं, क्योंकि मेरे बंडल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको नाम दिया एक वर्ड, क्या, बंडल। मेरे कॉन्ट्रैक्ट क्या, बंडल है, गुड्स प्लस गुड्स, सर्विस प्लस सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस प्लस गुड्स। समझ में आया? तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट बंडल्ड है, क्लाइंट आपके सामने बैठा है, सर ये बंडल को क्लासिफाई कैसे करें बताओ,
मैं इसको HSN गुड्स का दूं या HSN सर्विस का दूं? अब गुड्स का दिया तो रेट क्या हो गए, सर्विस का दिया तो रेट्स क्या हो गए, रेट्स क्या हो गए। तो अब ये, लेकिन दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि अगर आपका सप्लाई क्या होगा, मिक्स, आपका सप्लाई क्या, मिक्स सप्लाई होगा, तो गवर्नमेंट इसमें सुनती नहीं है। गवर्नमेंट कहती है अगर तुमने जबरदस्ती बनाया कोई बंडल, इंडिया के किसी भी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में अगर ऐसा बंडल बना के दिया जो नेचुरली बंडल नहीं है पर वो बंडल में बिजनेस कर रहा है, तो इस बंडल में जो हाईएस्ट रेट वाला गुड्स होगा, इस बंडल में जो हाईएस्ट, समझ लो कोई 5% है, कोई 12% है, कोई 18% है और कोई क्या 28% है, तो जिसका भी हाईएस्ट रेट होगा वो रेट पूरे बंडल का माना जाएगा। समझ में आया ना? और वो रेट पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर वो हाईएस्ट जो भी हो। अब थोड़ा एक दूसरे एंगल से एग्जांपल को समझाता हूं। अगर मेरा नेचुरली बंडल्ड है, आई रिपीट, मेरा क्या नेचुरली बंडल्ड है, तो जो रेट हाईएस्ट या प्रिंसिपल सप्लाई, जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई का वो सबको, अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम, आई रिपीट क्या, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम, तो पूरा बंडल एग्जाम, क्योंकि वहां रेट किसके लग रहे हैं, वहां रेट किसके लग रहे हैं, प्रिंसिपल सप्लाई। अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम तो सारा बंडल एग्जाम। लेकिन अगर आपका सप्लाई कौन सा होगा, मिक्स होगा। अच्छा, कब बोलेंगे मिक्स सप्लाई, कब बोलेंगे मिक्स सप्लाई, जब वो नेचुरली बंडल नहीं होगा। तो वो अगर मिक्स सप्लाई है तो वो सिचुएशन में क्या रेट लिया जाएगा, हाईएस्ट रेट। तो चलो बेटा, इसी बेस पर हम कुछ केस स्टडीज, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। वेट, मैं पहले कह रहा हूं मजाक है हद तक। चलो, तो यहां पे आ जाओ। टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर, नेमली क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई। सेक्शन 8 स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 8 यहां पे क्लासिफाई कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई कॉम्प्राइजिंग अंडरलाइन 2 और मोर क्या सप्लाईज। इस पे हाँ, इसके वर्डिंग्स के लैंग्वेज पे जो भी यहाँ वर्ड्स यूज किए, इस पे ग्रीप आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, समझ जाएगा कॉन्सेप्ट, पर लिखते वक्त ही आपको ग्रीप आएगी, एकदम सडनली नहीं आएंगे वर्ड्स याद। समझ में आ रहा है क्या? लिखने के बाद ही याद आएंगे। तो कॉम्प्राइजिंग क्या, 2 और मोर सप्लाईज, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज है, वन ऑफ विच क्या प्रिंसिपल सप्लाई, देन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ क्या प्रिंसिपल। मतलब अगर आपका सप्लाई कौन सा सप्लाई होगा, कंपोजिट, अगर आपका सप्लाई कौन सा होगा, कंपोजिट, तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, आई रिपीट, उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें पूरा बंडल क्लासिफाई किया जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई, देन मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो देखो, मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई लर्न करके जाना, डायरेक्ट डेफिनेशन 2 बार पूछी है, ठीक है। A composite supply is provided by a taxable person to a क्या recipient. It involve 2 or more क्या taxable supplies of goods, service और both। एक मिनट, मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई, मे बी गुड्स प्लस गुड्स, मे बी सर्विस प्लस सर्विस, या गुड्स प्लस सर्विस। समझ में आया क्या, ये सर्विस प्लस गुड्स, ओके। तो यहाँ पे ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, these supplies are very important, highlight करो, these supplies are क्या naturally bundled in ordinary, naturally bundled and ordinarily provided। अच्छा, ये ordinarily का मतलब in most of the case। हाँ, कुछ होटल वाले अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, कुछ की। अगर नेचर डिसाइड करना है मुझे कि कंपोजिट है या नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा, ऑर्डिनरीली। आई रिपीट द वर्ड क्या, ऑर्डिनरीली। तो यहाँ पे supplies are naturally bundled and ordinarily provided together in the course of business and one of the supply is designated as क्या principal supply। एक मिनट, कंपोजिट सप्लाई के 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पे, ओके। क्या 2 और मोर, क्या 2 और मोर। टैक्सेबल का मतलब, टैक्सेबल का मतलब जिस पे टैक्स आता है, नहीं भाई साहब, टैक्सेबल के मतलब 4 सप्लाई, मतलब वो बंडल 4 सप्लाई में से किसी का भी हो सकता है। कौन से 4 सप्लाई में से किसी का हो सकता है, चार्जेबल, जीरो रेट, नील रेट, एग्जाम। कुछ याद आया क्या? तो वो उसमें हो सकता है एक चार्जेबल है, एक एग्जाम्ड है, एक नील रेट है। समझ में आया क्या? तो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, ओके, जो नेचुरली बंडल्ड है और उसमें एक सप्लाई क्या प्रिंसिपल है। तो अगर ऐसा कंपोजिट होगा जो नेचुरली बंडल होगा, तो सेक्शन 8 कहता है वो पूरा बंडल किस में क्लासीफाई होगा, प्रिंसिपल में क्लासीफाई।
प्रिंसिपल में क्लासीफाई होगा। नेचुरली बंडल इन अ कंपोजिट सप्लाई, इन कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विस बोथ बंडल टुगेदर ड्यू टू इनहेरेंट रिक्वायरमेंट। एक मिनट, और नेचुरली बंडल कब बोला जाएगा? जब वो दूसरे गुड्स की इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है। भाई वड़ा पाव दिया तो चटनी मिर्ची तो दे, वो गुड्स की इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है। ओके भाई फैन, अगर आप फैन दिया तो उसके साथ रेगुलेटर तो दे, टीवी के साथ रिमोट तो दे, ओके क्लास के साथ नोट्स तो दो। समझ में आया कि नहीं? ओके, इनहेरेंट रिक्वायरमेंट एंड कंपोनेंट इन अ कंपोजिट सप्लाई आर क्या? इंडिपेंडेंट विथ वन बीइंग अ प्रिंसिपल। मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट है, गुड्स प्लस सर्विस है, दोनों के अपने एग्जिस्टेंस है, मोबाइल का भी अपना एग्जिस्टेंस है, चार्जर का भी अपना एग्जिस्टेंस है, पर साथ में दिए जा रहे हैं जो नेचुरली बंडल है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, आगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। Principal supply is a composite supply referred to supply of goods or service that form a primary and most significant part of the क्या composite। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल मतलब ये देखो कि कौन सा सप्लाई डोमिनेंट कर रहा है, प्री डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोबाइल विथ चार्जर, क्या प्री डोमिनेंट है? मोबाइल। आई होप यू अंडरस्टूड। तो प्री डोमिनेंट क्या है? वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई। चलो इसको याद कैसे रखा था, चलो सॉर्ट आउट करते हैं। जब भी कभी कोई केस आई आपके सामने, आएगी जरूर, जब भी कोई केस आपके सामने आई कि 3-4 सप्लाई दी और बोला ये बंडल में दिया, तो पहला डिसीजन लेना कि ये कंपोजिट है या मिक्स है। कैसे, किस बेस पर लोगे कंपोजिट? तो डेफिनेशन के बेस पे लोगे। डेफिनेशन के बेस क्या कहती है डेफिनेशन? नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया क्या? ये वर्ड लर्न करके जाना। आपके पूरे पैराग्राफ में एक ही वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या? नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यस और नो? अगर ऑर्डिनरीली वो नेचुरली बंडल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट। और अगर कंपोजिट होगा तो किस में क्लासीफाई होगा? 2 सवाल, क्या बोला जाएगा और किस में क्लासीफाई होगा? आई रिपीट, 2 सवाल, क्या बोला जाएगा और किस में? तो क्या अच्छा कंपोजिट है, हमने बोल दिया कि ये कंपोजिट है, तो किस में क्लासीफाई होगा? उसके प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो प्रिंसिपल सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, बताओ प्रिंसिपल सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई? जो प्री डोमिनेंट है, जो प्री डोमिनेंट है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। चलो यहां पे ये वाला पार्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ रीडिंग, ये लर्न वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ रीडिंग लिख दो। ओके, इंडिकेटर्स फॉर नेचुरली बंडल्ड। यहां पे उन्होंने कहा है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिससे ये फिक्स होता है कि वो नेचुरली बंडल्ड है। ओके, कुछ तो होना चाहिए। मैं कंसल्टेंट हूं, मेरे पास आ गया क्लाइंट बैठा है, सर ये ओके बताओ मुझे क्लासीफाई करके दो मेरा सप्लाई। अब मेरा सप्लाई क्लासीफाई करके, एक स्कूल वाला है, बोर्डिंग स्कूल वाला है, बोर्डिंग स्कूल वाले ने कहा कि मैं एजुकेशन, लॉजिंग और ओके कैटरिंग के कंबाइंड चार्जेस लेता हूं, सर मेरी जीएसटी इम्प्लीकेशन बताओ। ओके, तो बोर्डिंग स्कूल में यस, ओके जहां तक तीनों चार्जेस एक साथ बंडल में लगाना, ये नेचुरली बंडल है। मैं कौन सी स्कूल की बात कर रहा हूँ? बोर्डिंग, उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो नेचुरली बंडल्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, वो कंपोजिट सप्लाई है। तो कंपोजिट नेचुरली बंडल लेने के लिए अंडरलाइन करो आपको कंज्यूमर परसेप्शंस क्या होते हैं। भाई जब मैं गुड्स बेचता हूं तो क्या मेरा कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि वड़ा पाव के साथ चटनी मिर्ची होनी चाहिए? हाँ, उसके परसेप्शन होते हैं। जब मैं इसको ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस देता हूं, आई रिपीट द वर्ड, क्या ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस देता हूं, तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि साथ में क्या मिलना चाहिए? मटेरियल मिलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो उसके बाद में इंडस्ट्री प्रैक्टिस को भी देखा जाता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस को देखा जाता है कि जनरली ये इंडस्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं। ओके, डोसा पैन बनाने वाली कंपनी उसके साथ वुडन स्पून देती है? अरे यस और नो? ओके, डोसा पैन के साथ वुडन स्पून आता है, ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है। तो अगर इंडस्ट्री की ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है, आई रिपीट द वर्ड, क्या होटल वाले की ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है कि वो ब्रेकफास्ट देता है, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि वो नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तीसरा नेचर ऑफ द गुड्स भी देखो, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, कि गुड्स का नेचर क्या है कि भाई ओके ये गुड्स इसके बिना काम ही नहीं कर सकता, मतलब ये गुड्स के साथ ये देना जरूरी है, टीवी के साथ रिमोट देना जरूरी है, अदरवाइज टीवी का कोई इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो गुड्स का नेचर भी देखा जाएगा। ओके, और अदर एडिशनल इंडिकेटर्स जो है कि भाई एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जा रहा है, ओके और सेपरेट कैसे सेल होता है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एज अ कंसल्टेंट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, पहले मुझे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने दो भाई, इतनी अच्छी केस स्टडी बताओगे ना, कॉन्सेप्ट को एक बार डेवलप होने दो, देन प्रैक्टिकल लाइफ की केस स्टडी हम देखेंगे रिगार्डिंग टू नेचुरल बंडल। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? यस। हाँ, केस स्टडीज यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको।
जो कंपोजिट सप्लाई के है। चलो फटाफट पढ़ लेते एग्जांपल। होटल कॉन्फ्रेंस पैकेज, 5 स्टार होटल इज बुक फॉर अ कॉन्फ्रेंस विद मल्टीपल सर्विसेज। आपने अगर 5 स्टार होटल में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया, आज कंपनी का मीटिंग है, सेमिनार है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ आपको प्रोजेक्टर सर्विस दी गई। अरे यस और नो, प्रोजेक्टर सर्विस, साउंड सिस्टम दिया गया और एक बंडल बना के दिया गया कि ये पूरा जो है 5 लाख रुपए का, आपको 5 लाख देना होगा, पार्टी वार्टी हो जाएगी। समझ में आया? तो ये नेचुरली ओके। अब ये नेचुरली है या नहीं है, मेरे बोलने से मत देखो। जब भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल होटल में बुक करता है तो क्या साउंड सिस्टम एक्सपेक्ट करता है? अरे यस और नो। प्रोजेक्ट सिस्टम एक्सपेक्ट करता है? यस। मतलब ये परसेप्शन है वो नेचुरली बंडल होने का। अगर नेचुरली बंडल होने का परसेप्शन है तो नेचुरली बंडल है। नेचुरली बंडल है मतलब ये वो कंपोजिट सप्लाई है। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई रेंटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल, रेंटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा। I hope you understood. Okay, so service provided accommodation, breakfast, tea, coffee during conference, fitness rooms, access, conference room, business catering centers, etc. Different service attract different rate of taxes. अलग अलग सर्विस अलग अलग रेट पे हो सकती है। Okay, लेकिन आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सर्विस इन दिस केस, और वो कौन प्रिंसिपल सर्विस क्या है? कन्वेंशन सर्विस, जो इसमें हॉल दिया जा रहा है। तो एंटायर पैकेज इज ट्रीटेड एज क्या बेटा? कंपोजिट सप्लाई। और किस में क्लासीफाई होगा? कन्वेंशन सर्विस में। क्यों ना, उसमें कैटरिंग दिया जा रहा होगा, टी कॉफी दिया जा रहा होगा, पर वो नेचुरली बंडल्ड है। दूसरा एग्जांपल, ओके, कंपोजिट सप्लाई बाय शर्ट मैन्युफैक्चरर। ओके, पोशाक मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट विद चारू लिमिटेड टू सप्लाई रेडीमेड शर्ट्स इन डिजाइन बॉक्सेस इंक्लूडिंग पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस ड्यूरिंग क्या? ट्रांजिट। बहुत सी बार जब हम इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस इमेजिन करो, टैक्स इनवॉइस में हम लिखते हैं सेल ऑफ गुड्स। आई रिपीट, क्या? सेल ऑफ गुड्स जो है यहाँ 10,000 रुपए, जिसमें हम आपको, आई रिपीट, हम आपको क्या करके देंगे? पैकिंग। हम आपको पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा, आई रिपीट द वर्ड, क्या? ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा, ओके, बॉक्सेस भी हमारे। तो सिर्फ गुड्स दिया जा रहा है, उसके साथ गुड्स प्लस सर्विसेज भी दी जा रही है, गुड्स प्लस सर्विस, एंसिलरी सर्विस भी हो रही। पर ये क्या नेचुरली बंडल्ड है? हाँ, सेल करने वाला बॉक्सेस, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट करके देता है। अरे यस और नो। अगर ये नेचुरली बंडल है तो बताओ क्या ये सर्विस में जाएगा या गुड्स में जाएगा? गुड्स में जाएगा। और जो मेन गुड्स को रेट होगा, आई रिपीट, जो मेन गुड्स को रेट होगा वो रेट से जीएसटी लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो जहां तक है यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एंटायर क्लासिफिकेशन किस में जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा। और अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा तो डोंट वरी, मेरे केस स्टडी से आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीविजन सेट विथ वारंटी एंड क्या? मेंटेनेंस। मुझे बताओ, जब भी कोई टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है तो उसके साथ वारंटी सर्विस भी देता है, मेंटेनेंस सर्विस भी देता है, फ्री देता है? अरे यस और नो। एक्चुअली वो फ्री देता है, वो रियली फ्री होती है कि प्राइस में इंक्लूडेड होता है? प्राइस में इंक्लूड होता है। अब देखो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेलीविजन का है, आई रिपीट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेलीविजन का है, मतलब गुड्स का है। गुड्स के साथ क्या क्या जा रहा है? वारंटी जा रही है, सर्विस है। वारंटी जा रही है, सर्विस है। तो या मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस है, तो गुड्स प्लस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। पर ये बताओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है नेचुरली बंडल है, तो किस में जाएगा? व्हाट इज प्रीडोमिनेंट? टीवी बेचना प्रीडोमिनेंट है या टीवी की सर्विस देना प्रीडोमिनेंट है? वारंटी देना प्रीडोमिनेंट नहीं है, सर्विस देना सॉरी, सप्लाई ऑफ गुड्स प्रीडोमिनेंट है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस में क्लासीफाई होगा? सेल ऑफ टीवी में क्लासीफाई होगा। और पूरा रेट किस पर लग जाएगा? सेल ऑफ टीवी में, सेल ऑफ टीवी में। चलो, अब तुम वो स्टेज पे आ गए जहां मैं केस स्टडी ले सकता हूं। पहली केस स्टडी यहां पे ध्यान से सुनना। यहां एक कार डीलर था, ठीक है, और वो कार डीलर मेरे पास आया। कार को, लग्जरी कार को, जिसकी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, जीएसटी भी लगता है और जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगता है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस, एक याद आ रहा है, कभी कभी पढ़ाया था, सेस भी लगता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 45% का जीएसटी लग जाता है। कितना कहा मैंने? 45 मतलब कैसा? 28% का लग्जरी कार का नॉर्मल जीएसटी प्लस जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी। अप्रोक्सीमेटली समझ लो 45% का जीएसटी का बर्डन है लग्जरी कार पे। अब वो बड़े BMW, मर्सिडीज का शोरूम वाला था, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि सर, अब देखो, उसने बड़ा दिमाग लड़ाया। 45% का जीएसटी कार पे था, पर उसकी एसेसरीज अलग से खरीदो तो 18% का जीएसटी था। कार की एसेसरीज खरीदो तो 18% का जीएसटी था। तो वो मेरे पास आया,
उसने बताया कि जब हम कार बेचते हैं तो ये ऐसे सीट कवर्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, उसके साथ यहाँ पे ये एसेसरी सप्लाई करते हैं। तो उसने कहा कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि कार अलग, एसेसरीज अलग? क्यों ऐसा करना चाहता है वो? कार के वैल्यू में ही एसेसरीज की वैल्यू ऐड करके क्यों नहीं देना चाहता है? क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि अगर वो साथ में दे तो रेट कितना लग जाएगा? 45% टोटल पे लग जाएगा। तो उसने बोला कि सर मैं बिलिंग अलग अलग करता हूँ कस्टमर को, ऐसा कर सकता हूँ क्या जीएसटी में कि कार का रेट अलग, सॉरी कार की वैल्यू अलग? समझ लो कोई 80 लाख की कार है तो सर मैं उसकी जीएसटी बचाने के लिए 50 लाख की कार बताता हूँ, अरे ये सर ना, और उसका 30 लाख का एसेसरीज अलग बताता हूँ जिसमें साउंड सिस्टम भी है, जिसमें यहाँ पे ऑडियो सिस्टम भी, जो भी, तो अलग अलग एसेसरीज को स्प्लिट कर देता हूँ और स्प्लिट करके एसेसरीज के बिल अलग, तो उस पर तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस नहीं है क्योंकि जीएसटी कंपेंसेशन से सिर्फ कार पे है, लग्जरी कार पे, ठीक है, और उसका रेट भी 18% में है एसेसरीज का। तो मैं एक काम करता हूँ सर कि बिल अलग अलग कर देता हूँ। मैंने कहा तूने अलग कर लिया और गवर्नमेंट ने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। फिर तो लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर का एक एक बटन अलग कर दे। अच्छा ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया, ओके, ये कैलकुलेटर का लोग साइकिल बेचेंगे तो उसका टायर अलग कर देंगे, ट्यूब अलग कर देंगे, ओके, या कार बेचेंगे तो फिर तो अगर ऐसा ही तो अलग अलग कहे तो तू कार ही रखेगा नहीं, उसके टायर निकाल के अलग से बेचेगा, स्टेयरिंग निकाल के अलग से बेचेगा। मतलब तूने कर दिया और गवर्नमेंट ने मान लिया, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे होगा? तो अरे पर सर ये तो, पहले तो मुझे ये बता कौन कौन सी एसेसरीज नेचुरली बंडल्ड है, समझ में आया? और जो एसेसरीज नेचुरली बंडल, सुनना मेरा पॉइंट, जो एसेसरीज नेचुरली बंडल है भाई साहब तू अलग लिख या कंबाइन लिख, अरे है ना, अगर तूने अलग लिखा तो डिपार्टमेंट कंबाइन कर देगा, मेरी बात समझे क्या? तूने अलग लिखा तो क्या डिपार्टमेंट कंबाइन कर देगा, पर जो एसेसरीज नेचुरली बंडल्ड है वो तो भाई तुझे कार के वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी, और कार के वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी का मतलब 45% पे ही जीएसटी जाएगा। हाँ मैंने ये कहा कि कौन सा ये बता नेचुरली बंडल नहीं है, और उसने पूछा मेरे को कि सर कैसे डिसाइड करना है नेचुरली बंडल नहीं है? मेरे हिसाब से तो सभी बंडल है। रुक जा, मैं तो सभी बेचना चाहता हूँ। मैंने पूछा रुक जा, मुझे बता कौन सी ऐसी एसेसरीज है जो कस्टमर को तू ऑप्शन देता है ऑर्डिनरीली? अरे समझा क्या? ऑर्डिनरीली तू कस्टमर को ऑप्शन देता है, जनरली कस्टमर का वो परसेप्शन नहीं होता है, और तू भी सप्लाई नहीं करता है, भाई लेना है तो ये एक्स्ट्रा तुम ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले। तो वो उसने लिस्ट बना के दिया मुझे कि सर ये आइटम्स है, ओके, कि भाई उसमें कोई अडास फंक्शन का सॉफ्टवेयर डालना है या ये डालना है या कोई ये इंस्ट्रूमेंट डालना है, तो ये ऑप्शनल देते हैं। तो मैंने कहा जो ऑप्शनल है मैं उस पर तेरे को बचा सकता हूँ, और जो नेचुरली बंडल्ड है उस पर मैं तुझे नहीं बचा सकता। क्या वो कार के रेट में ही क्लासीफाई होगा? यस। इवन तू जो उसमें इंश्योरेंस कंबाइन करता है वो भी नेचुरली बंडल्ड है। आई रिपीट द वर्ड, क्या? इंश्योरेंस कंबाइन, वो भी ना, यानी कार के वैल्यू में इंश्योरेंस ऐड होके 45% में चले जाता है वो। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक और ऐसी कुछ केस स्टडीज लूंगा रिगार्डिंग टू क्या बोला, नेचुरली बंडल, ओके, ये बाकी की केस स्टडी आपने पढ़ लेना है। और इस तरह से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। कौन सा पार्ट कंप्लीट किया? कंपोजिट सप्लाई। ये आप पढ़ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, क्या? मिक्स सप्लाई। अच्छा, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या बेटा? ओके, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या? जबरदस्ती बंडल। अब मैं बहुत सी बार आपको कहता हूं कि आंसर लिखते वक्त ऑन वर्ड्स लिखना, पर ये मत लिखना जबरदस्ती बंडल, ठीक है? तो मिक्स सप्लाई मतलब जबरदस्ती बंडल, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज। इसमें भी क्या बेटा? 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट क्या? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अंडरलाइन द वर्ड, क्या? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जिसपे यहां हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लग रहा है वो मिक्स सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, एक मिनट, 2 बातें याद रखनी बस। कब मिक्स सप्लाई बोला जाएगा और क्या क्लासिफिकेशन होगा। अच्छा, मिक्स सप्लाई कब बोला जाएगा? तो वो देखो, वो डेफिनेशन देते हैं। मिक्स सप्लाई मींस इन्वॉल्व टैक्सेबल पर्सन ऑफरिंग 2 और मोर क्या? इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो सिंगल प्राइस में दिया गया। आई रिपीट द वर्ड, क्या? जो
सिंगल प्राइस में दिया गया, दिस सप्लाईज आर प्रोवाइडेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे डू नॉट क्वालिफाई एज अ कंपोजिट सप्लाई। ये भी हाईलाइट करना कि वो सिंगल प्राइस में दिया गया पर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। अच्छा, वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है का मतलब वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लाईज। अनलाइक कंपोजिट सप्लाई, द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्स सप्लाई आर क्या, इंडिपेंडेंट एंड नॉट नेचुरली बंडल। चलो आपको मैंने समझाया, मैं आपको कहूं कि मुझे 2 लाइन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स सप्लाई, 2 लाइन में बस। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर क्या, इंडिपेंडेंट सप्लाई सप्लाइड इन अंडर सिंगल प्राइस, ये पहला लाइन। ये सिंगल प्राइस वर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या सप्लाई अंडर क्या सिंगल प्राइस, ये पहली लाइन, ठीक है। और दूसरी क्या, नॉट नेचुरली बंडल ऑर्डिनरीली, नॉट नेचुरली बंडल ऑर्डिनरी, बस खत्म। तो इसको बोला जाता है क्या, मिक्स सप्लाई। तो अगर ये मिक्स सप्लाई है तो अच्छा, अगर ये नेचर का सप्लाई होगा तो किस में जाएगा बेटा, हाईएस्ट रेट। चलो एक दिवाली गिफ्ट कभी देखा है आपने, तो ऐसे बंडल बनाते हैं दिवाली गिफ्ट के, गिफ्ट हैम्पर्स जिसको हम कहते हैं। तो गिफ्ट हैम्पर्स में एक गिफ्ट हैम्पर बनाया गया जिसमें परफ्यूम भी था, जिसमें शैम्पू के पाउचेस भी थे, फूड स्टफ भी थे, मिठाई भी थी। अरे यस और नो। अच्छा, ये जब बेचने वाला बेचता है तो क्या वो बिल बनाते हो अलग अलग बनाता है या गिफ्ट हैम्पर का बिल बनाता है? अच्छा, ये जो गिफ्ट हैम्पर का बिल बनाया गया, मुझे ये बताओ कि ये गिफ्ट हैम्पर का जब बिल बनाया गया तो यहाँ पे जब इनवॉइस बनेगा तो वो सिंगल प्राइस लगाएगा? अरे यस और नो, वो सिंगल प्राइस लगाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये नेचुरली बंडल सप्लाई है या जबरदस्ती किया हुआ बंडल सप्लाई? जबरदस्ती किया हुआ बंडल है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये जबरदस्ती किया हुआ बंडल है। अब ये जबरदस्ती किया हुआ बंडल है तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हो सकता है इसमें परफ्यूम, फूड स्टफ, मिठाई, बाकी सारे आइटम्स हो गए। ओके, कोई 18% का होगा, कोई 5% का होगा, कोई एग्जम्प्ट होगा। आई रिपीट द वर्ड, क्या कोई एग्जम्प्ट होगा, कोई नील रेट होगा। भाई साहब, वो हमें नहीं पता कौन सा क्या रेट है, इसमें का वो आइटम निकालो जो हाईएस्ट रेट है। तो हाईएस्ट रेट शैम्पू है, हाईएस्ट रेट क्या शैम्पू है। क्या रेट है उसका? 28%। तो पूरा किट जीएसटी के एंगल से शैम्पू का माना जाएगा। नहीं समझा आप? पूरा किट जीएसटी के एंगल से शैम्पू का माना जाएगा। अरे सर बट वो गिफ्ट, नहीं, पूरा किट क्या शैम्पू का माना जाएगा। किसके एंगल से? जीएसटी। यानी जीएसटी में बिल में एचएसएन कोड किसका लगेगा? दिखेगा गिफ्ट हैम्पर, लेकिन एचएसएन कोड किसका लगेगा? शैम्पू का। और पूरा किट क्या रेट में क्लासीफाई हो जाएगा? 28% में क्लासीफाई हो जाएगी और टोटल टिकट पे 28। सर ये तो अनड्यू हार्डशिप है, जहां हम अलग अलग बेचते, बेचो फिर अलग अलग बिल बनाओ। तो गवर्नमेंट कहती है अलग अलग ही बिल बनाओ, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अलग अलग बिल मतलब अलग अलग अमाउंट लिखो, वैल्यू अलग लिखो, या परफ्यूम की वैल्यू अलग लिखो। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है। कल मैंने एक किट में बॉटल भी रखी थी। अरे आके है ना, एक किट में क्या बॉटल भी रखी थी, वही किट में मैंने बॉक्स भी रखा था। समझ में आया क्या? अगर वो मैं पैक करके दे रहा हूं, पर ठीक है एक साथ पैक करके दे रहा हूं, पर बिल में अलग अलग है, आई रिपीट बिल में अलग अलग है, तो इंडिविजुअल रेट लगाओ। और तुमने ऐसी कोई किट बनाई जो जबरदस्ती बनाई है और सिंगल प्राइस पे, आई रिपीट द वर्ड क्या, सिंगल प्राइस पे, तो फिर गवर्नमेंट कहती है आता माझी सकली, और पूरे किट को कौन सा रेट लगा दिया जाएगा? हाईएस्ट। पूरे किट को हाईएस्ट रेट लगाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो जहां तक देखा जाए, ये लिख लो बाद में याद आएगा। कोई 18, कोई 5, शैम्पू का स्पेशली 28 लिखना, शैम्पू का 28 लिखना, बाकी जो तुम्हारे मन से लिखना है लिखो रेट्स। तो मुझे बताओ पूरा सप्लाई किसका माना जाएगा? क्लासिफाइबल एज अ शैम्पू है, और रेट क्या होगा? 28। रेट क्या होगा? 28। रेट होगा 28%। डन डन। चलो। अच्छा, पर एक बात ध्यान रखना कि ये तभी होगा जब सारे एक सिंगल प्राइस में बेचे। ये सिंगल प्राइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अच्छा, इन्होंने अलग अलग प्राइस पे बेचे तो फिर अप्लाई इंडिविजुअल रेट्स। अलग अलग प्राइस पे बेचा तो अप्लाई इंडिविजुअल रेट। सिंगल प्राइस पे बेचा
तो हाईएस्ट रेट। डन 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 डन, यस। केस स्टडी सप्लाई, ऊपर का ही केस स्टडी पिक्चर में दिया है मैंने। अ पैकेज इंक्लूड्स कैन फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स, एरिएटेड ड्रिंक, फ्रूट्स जूस, ऐसा पैक बना के दिया। ईच आइटम इन अ पैकेज कैन बी सप्लाइड क्या, सेपरेटली एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। इसका मतलब क्या, मतलब वो नेचुरली बंडल नहीं है। सिंगल, अच्छा सिंगल प्राइस में है। व्हेन दीज आइटम्स आर सप्लाइड टुगेदर फॉर क्या बेटा, सिंगल प्राइस। ओके, सिंगल प्राइस, इट कॉन्स्टिट्यूट अ मिक्स सप्लाई, और इफ these items supplied individually or separate price charge for each, it does not qualify as a क्या, मिक्स। एक मिनट, मैंने ये पॉइंट क्या लिखा समझा क्या आपको? वैसे तो वो क्या है बेटा, मिक्स सप्लाई, वैसे तो वो मिक्स, अच्छा मिक्स सप्लाई होता है तो क्या रेट लगता है, हाईएस्ट। लेकिन अगर वही गुड्स इंडिविजुअल बेचा जाए तो, वही गुड्स इंडिविजुअल बेचा जाए तो अलग है। बेटा डाउट के लिए 2 मिनट रुक जाओ, ओके, डाउट के लिए 2 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे अलग अलग बेचा जाए तो फिर अलग अलग रेट लगेगा। अच्छा, तो खास बात पता नहीं किसी ने मुझे बड़ा एक्सप्लेन करते वक्त मुझे यहां पे प्रॉपरली समझा नहीं समझा। अगर वो सप्लाई कंपोजिट है तो भाई साहब तो इंडिविजुअल बेचो या ना बेचो, वो कंपोजिट में प्रिंसिपल में ही जाएगा। मैं नोट्स क्लास के साथ दे रहा हूं, फिर नोट्स को अलग लिखूं बिल में या ना लिखूं। शायद मैं बिल ऐसा भी दे सकता हूं, ट्यूशन फीस 8000, नोट्स 2000, अरे है ना, मैं अलग लिखूं या ना लिखूं। अगर वो कंपोजिट होगा तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल में जाएगा। ओके, लेकिन भाई साहब मिक्स होगा तो मिक्स में हमारा चार्ट ऐसे बनने वाला है, कंपोजिट वो सेपरेटली हो या ना हो वो प्रिंसिपल में जाएगा। पर मिक्स, मिक्स में सिंगल प्राइस में हो, कम ऑन, क्या कहा मैंने, मिक्स में सिंगल प्राइस में हो तो हाईएस्ट। पर सबकी प्राइस अलग अलग लगाई तो फिर सेपरेट, अलग अलग लगाई तो सेपरेट। समझ में आया क्या? तो यहां पे अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर फॉर अ सिंगल प्राइस, वेरी गुड। बॉटल के साथ रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। हाँ, ये मैंने सुना था कि रेफ्रिजरेटर के साथ बॉटल, अरे है ना, तो बॉटल के साथ या रेफ्रिजरेटर के साथ बॉटल। ओके, तो जहां तक है बॉटल रेफ्रिजरेटर के साथ नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई। अब भाई साहब ख्याल रखना, कंपोजिट नहीं, क्या मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई करते वक्त आपने जीएसटी के एंगल से देखना, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर यहां पे 18 का होगा और बॉटल 28 की होगी, पूरा किट किस में चले जाएगा, 28 में। बेटर वे प्राइस ही अलग अलग कर देना, दोनों की प्राइस अलग अलग कर देना। ओके, दूसरा, हाउस गिवन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड, वन फ्लोर फॉर विच इज टू बी यूज फॉर रेसिडेंस एंड अनदर फॉर क्या, बिजनेस। तो अगर मतलब जनरली हाउस, जनरली ऑर्डिनरी हाउस किसके लिए दिया जाता है, रहने के लिए। पर आपने रहना और बिजनेस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये नेचुरली बंडल नहीं है, तो उसमें जो हाईएस्ट होगा, बिजनेस रेंट पे ज्यादा जीएसटी आता होगा तो उस पर जाएगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हमने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के। तो डिटरमाइनिंग मिक्स सप्लाई, ओके, मिक्स सप्लाई फिक्स करते वक्त हाईलाइट करो। ओके, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए, नॉट नेचुरली बंडल होना चाहिए, सिंगल प्राइस पे होना चाहिए। तो उसमें क्या लिया जाएगा, हाईएस्ट रेट, उसमें लिया जाएगा हाईएस्ट रेट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लासीफाई किए, ओके, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। 2 क्लैरिफिकेशन देखते हैं और फिर ब्रेक लगता है, फिर ये कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। जिसको जाना है वो जा सकता है उठकर, ठीक है। यहां पे हमने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, चलो डाउट्स लेता हूं बेटा, मैं डाउट्स लेता हूं, थोड़ा रुक जाना। ड्राई फ्रूट्स बंडल ये मिक्स सप्लाई है बेटा, रुक जाओ, डाउट्स बाद में लेता हूं। मुझे ये केयरफुली बताना, वी स्मार्ट, प्लीज 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 प्लीज, वी स्मार्ट में यहां पे 2 मिनट ये केस स्टडी समझ लो बेटा। वी स्मार्ट अपने प्रिंटर को, आपकी बैच चालू होने वाली थी, बैच चालू होने के पहले मैंने अपने प्रिंटर को पीडीएफ कॉपी भेजा, मेरा पूरा कंटेंट भेजा प्रिंटिंग के लिए। किसके लिए भेजा, प्रिंटिंग के लिए। ध्यान से सुनना और मुझे क्लासीफाई करके देना। प्रिंटिंग के लिए भेजा। जब मैंने ये प्रिंटिंग के लिए भेजा, अच्छा ऑनलाइन कंटेंट उसको भेज दिया, पीडीएफ कॉपी भेज दी, वो बंदे ने इसके लिए पेपर खरीदा। आई रिपीट, क्या पेपर उसने खरीदा, किसने, प्रिंटर वाले ने। इंक उसने खरीदी, ठीक है, लेबर उसने लगाए,
और मशीन उसकी थी। मशीन होने के बाद बाइंड उसने किया, बाइंडिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो उसने लगाया, यस और नो। फिर उसने एक ऑटो में यहाँ पे नोट्स के पैक किए, और ये नोट्स की पैकिंग अब वो मुझे किसको भेज रहा है? वी स्मार्ट को, और वी स्मार्ट आगे आपको दे रहा है नोट्स। सवाल वी स्मार्ट का नहीं है, सवाल ये कि ये जो प्रिंटर वाले का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पेपर उसका, समझ आया क्या, इंक उसकी, बाइंडिंग मटेरियल उसका, और जब वो यहाँ अपने लोकेशन से रिमूव कर रहा है, तो मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट्स सुनना, पहले क्वेश्चन ध्यान सुनना, वो जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा, किसके नाम का टैक्स इनवॉइस बनाएगा? वी स्मार्ट। ये टैक्स इनवॉइस में सप्लायर बायर जो भी है, जब डिस्क्रिप्शन देगा तो ये डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्ट्रैक्ट, और एचएसएन देगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का जाएगा, रुक जाओ आंसर मत देना, गुड्स का जाएगा या सर्विस का, ठीक है। अब इसमें यह था कि पीडीएफ मेन कंटेंट वी स्मार्ट का था, और यस और नो, और उसने अपने मटेरियल यूज करके बुक बनाई। बताओ प्रिंटर वाले का कॉन्ट्रैक्ट किस में जाएगा? सर्विस में। क्यों? हाँ, इसमें मेन क्या है ये बता, प्रिंटिंग मेन है या कंटेंट मेन? प्रिंटिंग मेन है कि कंटेंट मेन? नहीं, पूरे पूरे बुक को देखो आप, वो जो बुक बनी है, ये बुक में क्या मेन है? ये बुक ट्रक में लोड हुई ना, क्या मेन है? कंटेंट। ओके, पेपर मेन है कि इसका कंटेंट मेन है? भाई साहब, कंटेंट के बिना पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, इंक की कोई वैल्यू नहीं, इसका कंटेंट मेन है। समझ में आया क्या? तो इन शॉर्ट, ये जो बुक बनी है, जो बंडल है, किसका बंडल है? कंटेंट का। समझ में आया? किसका बंडल है? कंटेंट, पेपर, इंक, बाइंडिंग मटेरियल। अब मुझे बताओ ये बंडल में क्या मेन है? कंटेंट। तो नाउ ऐसे केस में ओके, यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि भाई इसमें कंटेंट मेन है और कंटेंट किसी और का है, कंटेंट किसी और, तो किसी और के गुड्स पे, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, आई रिपीट द वर्ड, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ये बंदा, ये बनाओ, तो इन सिंपल वर्ड ये बंदा प्रोसेसिंग करके दे रहा है, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ये बंदा प्रोसेसिंग करके दे रहा है। ये प्रिंटिंग वाला क्लासीफाई होता है एज अ जॉब वर्कर। कुछ याद आया क्या? एज अ जॉब वर्कर। कहाँ था? शेड्यूल 2 पैरा 2, कुछ याद आया क्या? तो ऐसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो अपना टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो सेल ऑफ बुक का नहीं बनाएगा, प्रिंटर सेल ऑफ बुक का बनाएगा या प्रिंटिंग चार्जेस का बनाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस का जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में, और ये सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया, देखो सप्लाईज लाइक बुक्स, पैम्पलेट, ब्राउचर प्रिंटेड विद रिसिपिएंट कंटेंट आर कंपोजिट, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस डिपेंड ऑन क्या बेटा? व्हाट इज प्रिंसिपल? सप्लाई। इफ प्रिंटिंग कंटेंट इज प्रिंसिपल, इट सप्लाई ऑफ क्या? सर्विस। थोड़ा मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूं। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, किसका प्रिंटिंग बोल रहे हो? बुक्स का। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक, मतलब किसी के पैम्पलेट्स प्रिंट करके देना वी स्मार्ट के, जिसमें कंटेंट वी स्मार्ट का है, एनुअल रिपोर्ट, ब्राउचर्स जिसमें मेन कंटेंट किसी और का है, तो वो क्या कहते हैं? देखो, द बुक्स, पैम्पलेट एक्सेट्रा वेयर कंटेंट इज फ्रॉम क्या? रिसिपिएंट, एंड फिजिकल इनपुट्स आर फ्रॉम क्या? प्रिंटर। प्रिंटिंग सर्विस, तो इसमें क्या डोमिनेंट है बेटा? मतलब ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर्विस। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर्विस। द प्रिंटिंग सर्विस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ क्या? सर्विस। इट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ, यानी बताओ गुड्स देना डोमिनेंट है या सर्विस डोमिनेंट है? सर्विस डोमिनेंट। प्रिंटर के एंगल से देखो, प्रिंटर के एंगल से क्या डोमिनेंट है? किसी और के गुड्स पे सर्विस, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा, इन केस ऑफ सप्लाई प्रिंटेड इनवोलप, लेटर कार्ड, अंडरलाइन, इनवोलप, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, नैपकिन्स, वॉलपेपर एक्सेट्रा। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये वाला एग्जांपल हमने देखा जिसमें कंटेंट किसी और का था और आपकी प्रिंसिपल सर्विस थी, आपकी मतलब प्रिंसिपल। मुझे बताओ कि मैंने वी स्मार्ट ने किसी को यहां पे, वी स्मार्ट होटल है समझ लो, कहां गया? जस्ट मिनट।
हाँ, वी स्मार्ट होटल है, इसमें वी स्मार्ट कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा है। एक सप्लायर को वो बोल रहा है कि भाई तू टिश्यू पेपर नैपकिन तू बना, टिश्यू पेपर नैपकिन तू ही बना, सिर्फ मेरा लोगो लगा दे, या सोप तू बना, साबुन, सिर्फ लोगो होटल का लगा दे। तो बताओ वी स्मार्ट से कंटेंट कुछ आ रहा है या सिर्फ लोगों की रिक्वायरमेंट आ रहा है? बाकी पूरा गुड्स किसने बनाया? सप्लायर। पूरा गुड्स किसने बनाया? या इन्वॉल्व तू पूरा बना, सिर्फ मेरा लोगो लगा दे। तो मुझे बताओ सिर्फ लोगो लगाना मतलब किसी और के इस पे हमने वर्क किया है, या हम थोड़ा क्वेश्चन अलग से पुट करता हूं। मुझे बताओ कि अगर कोई नैपकिन बना रहा है, साबुन बना रहा है, सोप बना रहा है, ओके, शैम्पू के पाउचेस बना रहा है, सिर्फ लोगो किसी और का है, तो मुझे ये केस में बताओ ये सर्विस दे रहा है या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है अंडर द लोगो ऑफ अनदर? दोनों में क्या डिफरेंस है? वो प्रिंटिंग वाले और इसमें कॉन्ट्रैक्ट मेनली सर्विस का है, कंटेंट किसी और का है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है या गुड्स बेचने का है? गुड्स बेचने का है, क्योंकि पूरा डोमिनेंट गुड्स उसका है। अरे यस और नो? सिर्फ सामने वाले का लोगो नेम है। तो यही कहना चाहती है सीबीआईसी, ये क्लैरिफिकेशन में सीबीआईसी कहती है इन केस ऑफ इन्वॉल्व, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, नैपकिन, वॉलपेपर, printed envelope boxes etc using recipient's design logo, I underline using क्या? recipient's design logo with printer physical inputs have the goods as a predominant supply। उसमें goods predominant supply है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किसका माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में दो क्लैरिफिकेशन है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में दो क्लैरिफिकेशन है। अगर आप किसी का बुक प्रिंटिंग लेते हो एंड ओके पैम्पलेट प्रिंटिंग लेते हो तो आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व पर सिर्फ लोगो लगाते हो या नैपकिन बना के लोगो लगाते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। तो चलिए ये हमने देखा। उसके बाद में अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ पे ये बताओ फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, आई रिपीट क्या? फूड सप्लाइड टू क्या? पेशेंट्स। तो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है, ध्यान सुनना, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है, हॉस्पिटल बिल पे जीएसटी नहीं आता है। अब उसमें हमने पेशेंट को फूड भी दिया और कंबाइन बिल आया हॉस्पिटल का, ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फूड। तो मुझे बताओ ये मिक्स सप्लाई है या नेचुरली बंडल्ड है? नेचुरली बंडल्ड है, यस और नो? अगर ये नेचुरली बंडल्ड है तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? फूड देना या हेल्थ ट्रीटमेंट देना? हेल्थ ट्रीटमेंट एग्जम्प्ट है तो पूरा सप्लाई एग्जाम माना जाएगा। ये समझ में आया क्या? इवन मेडिसिन देना पेशेंट्स को वो भी हेल्थ ट्रीटमेंट में चले जाएगा और पूरा सप्लाई एग्जाम माना जाएगा। देखो फूड फॉर इन पेशेंट्स एज पर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस ओके इज अ पार्ट ऑफ क्या? कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली क्या? टैक्सेबल। उसमें व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? हेल्थ केयर इज द, वहां लिख दो प्रिंसिपल सप्लाई इज हेल्थ केयर। यहां पे आप लिख दो, वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई आपका जो रहेगा इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वहां पे दिया है, ठीक है। हाँ लेकिन अदर हॉस्पिटल फूड सप्लाईज, फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल टू नॉन एडमिटेड पेशेंट्स, अटेंडेंट, विजिटर्स, तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? वो तो टैक्सेबल ही रहेगा ना। ओके यहाँ पे एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ बस बिल्डिंग, ये स्क्रैच कर दो, तुम्हारे मॉड्यूल से निकाल दिया है। ओके पहले था तो मेरे बुक में आ गया बाय मिस्टेक, ये रिमूव कर देना, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बॉडी बिल्डिंग का, और यहाँ पे लास्ट वाला एंड यस ये कंसेप्ट यहाँ एंड करते हैं। ओके रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या है? देखो बहुत सी बार इंडिया के बड़े बड़े जॉब वर्कर्स हैं जिनके पास पुराने टायर्स आते हैं, ओके पुराने टायर्स, घिसे हुए टायर्स, वो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और वो टायर को प्रोसेस करने के बाद यानी रबर लेयर लगाते हैं उसके ऊपर एंड पूरा प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो एज अ सेकेंड हैंड टायर ओके मार्केट में बेचे जाते हैं। आई रिपीट क्या? सेकेंड। तो एक कंपनी है XYZ, उनको पुराने टायर सप्लाई कर रही है और वो पूरा प्रोसेस करके, जिसको कहा जाता है रीट्रेडिंग, ओके प्रोसेस करके उनको टायर वापस सप्लाई कर रही है, और XYZ कंपनी टायर मार्केट में एज अ सेकेंड हैंड टायर बेच रही है। समझ में आया क्या?
तो मुझे बताओ, ये जो बंदा जो रीट्रेडिंग कर रहा है, ओके, ये बंदा टायर को नया बना रहा है पूरा, ओके, जिसमें बहुत सारा मटेरियल यूज कर रहा है, पर मेन टायर किसी और के है, आई रिपीट, मेन टायर किसी और के है, और वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग विद देयर मटेरियल। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट किस में क्लासीफाई होगा, गुड्स या सर्विस में? सर्विस में। ओके, तो ये भी क्लैरिफाई हुआ, सर्विस में। देखो यहाँ पे इन रीट्रेडिंग डोमिनेंट एलिमेंट इज क्या बेटा, सर्विस ऑफ रीट्रेडिंग, आप लिख सकते हो। ओके, वहां पे जॉब वर्कर किस में क्लासीफाई होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रबर यूज इज एंसिलरी, सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स विद ओल्ड टायर ओन बाय सप्लायर, ओके, और वो क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो थोड़ा आपको अगर इसको यहां पे क्लैरिफाई करना है तो नीचे जो मैंने स्पेस दिया वह डायग्राम बना लो, वहां डायग्राम ऐसे बना लो, XYZ लिमिटेड, और यहां पे जॉब वर्कर, आई रिपीट, क्या, जॉब वर्कर, नीचे जो यूर नोट्स लिखा है ना वहां पे, ठीक है, वहां ये डायग्राम बना लो। ओके, और XYZ लिमिटेड को यहां पे ओल्ड टायर्स आ रहे हैं, सप्लाइड ओल्ड टायर्स, और इसको ये ओल्ड टायर आ रहे हैं, ठीक है, ये ओल्ड टायर पे प्रोसेस हो रही है, और यहां पे प्रोसेस टायर्स प्रोसेस हो रही है, रीट्रेडिंग, और यहां पे ये टायर बन रहे हैं, ये टायर इसको प्रोसेस करके रिटर्न किए जा रहे हैं, और रिटर्न करने के बाद ये आगे सेल कर रहा है, सेल ऑफ टायर्स, ठीक है, और ये जब आगे सेल कर रहा है सेकेंड हैंड गुड्स, तो यहां पे लिख देना ये जॉबर का कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ क्या, सर्विस है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब वो आगे सेल करेगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये जॉबर का कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो चलिए, सो इन दिस वे यहां पे ये चैप्टर, इसमें 2 क्लैरिफिकेशंस बाकी हैं। ओके, 2 क्लैरिफिकेशन कब लेना है वो मैं डिसाइड करूंगा, पर 2 क्लैरिफिकेशन छोड़ के हमारा ये चैप्टर यहां पे एंड होता है। तो हमने कंप्लीट किया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विथ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के आपके डाउट्स क्वेश्चन में लूंगा ब्रेक के बाद। चलो, तो यहां फटाफट ब्रेक ले लो, अगर किसी को क्वेश्चन और डाउट है तो पूछ सकता है। सर, अगर कोई मिक्स सप्लाई जिसमें अल्कोहल के साथ चकना दिया जा रहा है, बेटा वो तो कंपोजिट है, वो तो कंपोजिट है, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई अल्कोहल है। सर हॉस्पिटल के केस में रूम चार्जेस पर जीएसटी अप्लाई होता है, जबकि मैं सर्विस तो हेल्थ केयर है। मैं आपको ये बताता हूँ बेटा, उसमें एक एग्जम्पशन है, हॉस्पिटल में अगर रूम रेंट आपका 5000 से कम है तो एग्जम्प्ट है, और हॉस्पिटल में 5000 से ज़्यादा है तो जीएसटी आता है, और वो मैं एग्जम्पशन में पढ़ाऊंगा आपको, और थोड़ा उसको क्लैरिफाई करूंगा। सर, अगर सेलर पुणे का है एंड सर्विस जिसको दी वो पटना का है, बट रिसिपिएंट जो है महाराष्ट्र का है, उसमें वो किसका बिल बनाएगा? रिसिपिएंट इज अ पर्सन हु गिव्स द कंसिडरेशन। रिसिपिएंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, तो जो कंसिडरेशन देगा, मैं बाद में चेक कर लेता हूँ। ओके, रिसिपिएंट की डेफिनेशन याद होगी, तो जो आपको कंसिडरेशन देगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। तो ऐसे केस में अगर कंसिडरेशन महाराष्ट्र वाले से आ रहा है तो रिसिपिएंट वही माना जाएगा। सर, जिसका बिजनेस होगा बिल्डिंग बिल्ड करने का, उसका सर जिसका बिजनेस होगा बिल्डिंग बिल्ड करने का, उसका ही कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी आएगा ना, और कोई और बनाएगा तो इंडिविजुअल हु इज नॉट टैक्सेबल तो नहीं आएगा बेटा। जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या जो कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्विस दे रहा है पर्सनल घर बनाने, उस पर जीएसटी आएगा। डोमिनेंट सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई सेम है बेटा। सर, कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, बिकॉज सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन की डेफिनेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आता है, पर बाद में वो एडजस्ट मत करना,
बाद में वो रिफंड करना और बाद में पैसा लेना। मैरिज कार्ड ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, सही है सर। रेस्टोरेंट में प्लेटर थाली मिलती है, वो तो बेटा रेस्टोरेंट सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये शेड्यूल 2 पैरा 6 में क्लियर बोल दिया है कि ये 2 सर्विस होगी तो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। तो उसमें सनिका का क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं, इतना अगर स्पैम है तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ वो मैं देखूंगा ही नहीं। ये कौन है सनिका? मैं कौन है ये? सिम हाँ चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करता हूँ आज, मैं देखता हूँ क्या किया है उन्होंने। वैसे तो बहुत तरीके हैं फ्रॉड करने के, पर एक मैं चेक कर लेता हूँ उसका, ठीक है सर। अगर कोई खरीदे 1 करोड़ और बिजनेस पर्पज़ में यूज़ कर ले जाने के लिए तो आईटीसी मिल जाएगा ना उसमें? सर अगर कोई कार खरीदे, कार का क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट है बेटा, वो मैं बाद आईटीसी चैप्टर में पढ़ा होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस हो गए बेटा। प्रिंटिंग सर बुक पे लोगो प्रिंट करना ही किस में आएगा? ओनली लोगो प्रिंटिंग है, बुक कोई बना रहा है और ओनली लोगो प्रिंटिंग है तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि सामने वाला का सिर्फ ओनली लोगो है, पर सामने वाले का कंटेंट होगा तो देन सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा।